प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 51 शुरू करने जा रहे हैं, जो है हुजूर साहिब जी की अग्नि परीक्षा। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, इस भौतिकवादी दुनिया में शिक्षा संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षाओं के माध्यम से उनका आकलन करते हैं। यह परीक्षा की अवधारणा केवल शैक्षिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संत मत की आध्यात्मिक परंपरा में भी गहराई से विद्यमान है। कई सदियों से चलती आ रही इस परंपरा में गुरु शिष्य के विकास का निरंतर मूल्यांकन करते हैं। उन्हें विभिन्न जीवन की चुनौतियों, दबावों और परिस्थितियों का सामना करवाकर उनकी आध्यात्मिक वृद्धि का आकलन करने का प्रयास करते हैं। प्यारी साध संगत जियो, यह परीक्षा प्रक्रिया उत्तराधिकारी का चयन करते वक्त तो और भी अधिक कठोर और सघन हो जाती है। शिष्य को बेहद कठिन परीक्षणों का सामना करना पड़ता है, जिनका उद्देश्य उनकी भक्ति, आज्ञाकारिता और आध्यात्मिक परिपक्वता का मूल्यांकन करना होता है। प्यारी साध संगत जियो, ऐसे परीक्षणों के ऐतिहासिक उदाहरणों में तो गुरु नानक जी द्वारा उनके उत्तराधिकारी लहना जी से एक सौ खाने का अनुरोध करना और कबीर साहिब जी द्वारा धर्मीदास जी की परीक्षा और शाह इनायत द्वारा बुल्ले शाह के सामने रखी गई वियोग की परीक्षा आदि तक शामिल हैं। प्यारी साध संगत जियो, इसी प्रकार हुजूर साहिब ने भी कुछ बेहद कठिन परीक्षणों का सामना किया, जो न केवल उनके लिए बल्कि बड़े महाराज जी के लिए भी चुनौतीपूर्ण थे। प्यारी साध संगत जियो, जिस दिन हुजूर साहिब जी ने आश्रम में प्रवेश किया, उसी दिन से बड़े महाराज जी ने उन्हें एक सूक्ष्म और पारखी दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। हुजूर साहिब अन्य शिष्यों से अलग थे। उनकी आध्यात्मिक अक्षमता की परीक्षा लेना एक अनोखी चुनौती थी। प्यारी साध संगत जियो, सामान्य शिष्यों की तुलना में हुजूर साहिब जी की असाधारण विशेषताएं सामान्य मूल्यांकन की सीमाओं को पार कर गई थी। बड़े महाराज जी अक्सर खुद को परीक्षण की स्थिति में नहीं, बल्कि हुजूर साहिब जी की असाधारण विशेषताओं को देखकर स्वयं को आश्चर्यचकित महसूस पाते थे। वे अपने सत्संगों में खुलकर अपने शिष्य की अक्षमताओं की प्रशंसा करते थे और ऐसे शिष्य को पाकर खुद को भाग्यशाली मानते थे। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने उन सभी आदर्शों का प्रतिनिधित्व किया जो कि एक गुरु अपने शिष्य में देखना चाहता है। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने खुद यह माना कि हुजूर साहिब जी में कुछ ऐसे गुण और शक्तियाँ थी जो कुछ मायनों में उनसे भी आगे थी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी के लिए हुजूर साहिब जी के लिए उपयुक्त परीक्षण का निर्धारण एक असाधारण रूप से कठिन कार्य साबित हुआ। हुजूर साहिब जी का अतुलनीय समर्पण और संत मत अनुयायी के जीवन के सभी पहलुओं में उनकी दक्षता ने उन्हें एक असाधारण शिष्य के रूप में स्थापित किया। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी को मालूम था कि हुजूर साहिब जी के सामने सामान्य भक्ति और प्रतिबद्धता की परीक्षाएं निरर्थक थी, क्योंकि वे पहले ही सामान्य मानदंडों से कहीं आगे निकल चुके थे। प्यारी साध संगत जियो, जिस प्रकार सेवा के क्षेत्र में हुजूर साहिब की समर्पण भावना अनुपम थी, वे अक्सर अनेकों रातों की नींद का बलिदान करते हुए अपने व्यावसायिक दायित्वों के साथ साथ सत्संग की सेवा को सहजता से संतुलित करते थे। इसी स्तर की प्रतिबद्धता ने सेवा और समर्पण की किसी भी परीक्षा को अनावश्यक बना दिया। प्यारी साध संगत जियो, इसी प्रकार ध्यान के अभ्यास में हुजूर साहिब जी का कौशल अतुलनीय था। वे अपने ध्यान अभ्यास में इतनी गहराई से लीन
और निपुण थे कि बड़े महाराज जी खुद उन्हें ध्यान में बिताए जाने वाले समय को संयमित करने की सलाह देते थे। इस स्तर की समर्पण भावना और कौशल ने इस क्षेत्र में किसी भी परीक्षा को अनावश्यक बना दिया था। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब की आध्यात्मिक समझ भी उल्लेखनीय थी। उन्होंने जटिल अवधारणाओं को सहजता से समझा, जैसे कि कवल भेद में गायब पंक्ति के उनके अंतर्दृष्टिपूर्ण खुलासे से प्रमाणित होता है। उनकी अपनी रचनाएं जो प्रेम और रूहानियत से भरपूर थी, इतनी गहराई से उत्कृष्ट थी कि बड़े महाराज जी ने उन्हें अन्य सम्मानित संतों के कार्यों के समान माना। प्यारी साध संगत जियो, शारीरिक रूप से हुजूर साहिब की अक्षमता बड़े महाराज जी को अच्छी तरह से ज्ञात थी, जिससे कि उनकी शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा अनावश्यक हो गई। प्यारी साध संगत जियो, इसके अतिरिक्त उनके त्याग का स्तर असाधारण था। हुजूर साहिब की युवा अवस्था से ही भौतिक संपत्तियों, पारिवारिक संबंधों और व्यक्तिगत सुखों का त्याग करने की इच्छा ने एक ऐसी आध्यात्मिक परिपक्वता और विराग का प्रदर्शन किया जो बहुत अधिक प्रशंसनीय था। प्यारी साध संगत जियो, उनका त्याग इतना पूर्ण था कि कोई भी सांसारिक चुनौती उनके शांत चेहरे पर किसी भी प्रकार की हलचल पैदा नहीं कर सकती थी। संक्षेप में, हुजूर साहिब जी के मामले में एक शिष्य के परीक्षण के हर पारंपरिक मानदंड अपर्याप्त साबित हुए, क्योंकि उन्होंने भक्ति, अनुशासन, ज्ञान और त्याग का एक असाधारण मिश्रण प्रस्तुत किया जो दुर्लभ और आध्यात्मिक मूल्यांकन के सामान्य दायरे से परे था। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी वर्षों के निकट अवलोकन के माध्यम से हुजूर साहिब की असाधारण शक्ति और अडिग सिद्धांतों को समझने में सक्षम हुए। इस व्यापक अवलोकन की अवधि के बाद ही बड़े महाराज जी ने यह समझा कि हुजूर साहिब जी के जीवन में एकमात्र पहलू जिसका अतुलनीय महत्व था, वो था गुरु के प्रति उनका बहुत अधिक गहरा प्रेम। उनके लिए गुरु प्रेम और श्रद्धा महज भावनाएं नहीं थी, वे तो हुजूर साहिब जी के लिए अस्तित्व का सार, उनके मार्गदर्शन की शक्ति और उनकी आध्यात्मिक यात्रा का मूल आधार थे। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी के लिए बड़े महाराज जी के प्रति प्रेम सभी अन्य सांसारिक लगावों और प्रयासों से परे था। यह एक अद्वितीय और विशिष्ट भक्ति थी जिसने बड़े महाराज जी को उनके ब्रह्मांड के केंद्र में स्थापित कर दिया और जिसने उनके जीवन के हर अन्य पहलू को गौण बना दिया था। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी की भक्ति की गहराई ऐसी थी कि उन्होंने आश्रम में साहसपूर्वक घोषणा भी कर दी थी कि वो अपने गुरु से कभी अलग नहीं होंगे और अब तो इस आश्रम से उनकी अर्थी ही जाएगी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी उनके तीव्र उत्साह और प्रतिबद्धता के प्रति पूरी तरह से सचेत थे। इसलिए उन्होंने हुजूर साहिब जी के इन अडिग निष्ठा से कहे हुए वचन की परीक्षा लेने का संकल्प लिया, जो कि हुजूर साहिब जी की सबसे कठिन और तीव्र परीक्षण बना। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी का यह निर्णय एक सोचा समझा कदम था, जिसका उद्देश्य हुजूर साहिब जी की समर्पण क्षमता और उनकी आध्यात्मिक धैर्य की सीमाओं का पता लगाना था। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी समझ गए थे कि केवल विछोह की वेदनापूर्ण और कष्टकारी संभावना ही हुजूर साहिब जी के विश्वास और अडिग श्रद्धा को चुनौती दे सकती थी। कोई अन्य परीक्षण या कष्ट इस तरह से उन्हें गहराई से प्रभावित करने या महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के करीब भी नहीं आ सकता था। इस गहन अंतर्दृष्टि के साथ बड़े महाराज जी ने अपने स्थूल रूप को त्यागने से 1 वर्ष पहले हुजूर साहिब जी को इस परम परीक्षण से गुजारने का
फैसला लिया। उन्होंने हुजूर साहिब जी को सबसे तीव्र और दुखद यातना वियोग के दुख में डुबोने का निर्णय लिया। प्यारी साध संगत जियो, समझ तबरेज की उस प्रसिद्ध कविता के शब्दों की तरह जो कहते हैं, मैं जिसे भी प्यार करता हूँ उस पर जुल्म ढाता हूँ, अगर वह उसे मंजूर कर लेता है तो मैं खुद को उसकी गोद में डाल देता हूँ। प्यारी साध संगत जियो, इसी परिवर्तनात्मक छवि की तरह हुजूर साहिब जी को बड़े महाराज जी द्वारा एक भट्टी की सबसे तेज आग के समान परीक्षण में झोंका गया। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी की अंतिम यात्रा से ठीक 1 वर्ष पहले 1995 के मध्य में हुजूर साहिब जी ने बड़े महाराज जी के पास जाकर अपने परिवार को स्थायी रूप से कनाडा ले जाने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। उनके बड़े सुपुत्र भाई राजेश जी ने कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और वे परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार थे। हुजूर साहिब जी ने अपने छोटे सुपुत्र भाई नरेश जी, जो 10वीं कक्षा के छात्र थे, को उनकी माताजी के साथ भेजने की योजना बनाई थी। इस निर्णय के तहत नरेश जी कनाडा में जाकर अपनी उच्च विद्यालय और भविष्य में कॉलेज की शिक्षा पूरी करते और माताजी दोनों बच्चों की देखभाल करती। प्यारी साध संगत जियो, अपने बच्चों को बड़ा होता देख हुजूर साहिब जी की मनसा थी कि वे खुद को पारिवारिक कर्तव्यों से मुक्त करें और अपना संपूर्ण जीवन बड़े महाराज जी की सेवा में समर्पित करें, क्योंकि अब सत्संग बड़ी ही तीव्रता से विकसित हो रहा था, जिसमें हर पहलू जैसे सभाओं की संख्या, सेवा कार्य और आश्रम में निर्माण अद्भुत गति से बढ़ रहा था। वो आश्रम जहां कभी केवल एक मुट्ठी भर दैनिक श्रद्धालु बड़े महाराज जी से मार्गदर्शन की तलाश में आते थे, अब हर दिन सैकड़ों परिवारों की मेजबानी कर रहा था। इसी के चलते हुजूर साहिब जी की इच्छा थी कि वे पारिवारिक मामलों से पूर्णता से निवृत्त होकर अपने आप को पूर्ण समर्पण के साथ बड़े महाराज जी का सहयोग करें, बढ़ते बोझ और कार्यभार को संभालें। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब जी के इस अनुरोध को एक अवसर के रूप में देखते हुए उनके लिए एक कठिन और तनावपूर्ण परीक्षाओं की श्रृंखला की शुरुआत करने का निर्णय लिया। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी को अपने परिवार को कनाडा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने के बाद बड़े महाराज जी ने जानबूझकर उनसे भावनात्मक दूरी बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान जब हुजूर साहिब जी जरूरी कागजात और औपचारिकताओं में व्यस्त हो गए, तब बड़े महाराज जी ने सूक्ष्म रूप से हुजूर साहिब जी के इन गतिविधियों के लिए अनुपस्थित रहने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगे। हुजूर साहिब जी ने बड़े महाराज जी के व्यवहार में एक बदलाव महसूस किया, लेकिन वो अपने कार्यों में इतने व्यस्त थे कि वे इन सूक्ष्म परिवर्तनों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। धीरे धीरे बड़े महाराज जी का व्यवहार और भी विचित्र होता गया और वे कभी कभी अचानक गुस्सा दिखाते हुए हुजूर साहिब जी पर नाराजगी व्यक्त करने लगे। प्यारी साध संगत जियो, वे हुजूर साहिब जी को सेवा में छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटने लगे और उनकी कड़ी आलोचना करते। प्यारी साध संगत जियो, कभी कभी तो उन्हें उनकी गलती न होने पर भी डांटते थे। यह उनके स्वभाव के विपरीत था, क्योंकि हुजूर साहिब जी तो हमेशा बड़े महाराज जी की आंखों का तारा रहे थे, उनकी मुस्कुराहट का स्रोत और उनके दिल में एक विशेष स्थान रखने वाले प्रिय शिष्य थे। प्यारी साध संगत जियो, वे बड़े महाराज जी के प्रेम की चमक में स्नान करने के आदी थे। जो कभी बड़े महाराज जी की गर्मजोशी भरी निगाहें हुआ करती थी, वे अब उनकी तरफ रुखी हो चुकी थी। प्यारी साध संगत जियो, प्यार के इजहार बंद हो गए थे और उनके बीच की बातचीत अक्सर विवादों से प्रभावित रहती थी।
उनके रिश्ते में यह अप्रत्याशित और निराशाजनक बदलाव हुजूर साहिब जी को गहराई से प्रभावित करने लगा था। समय के साथ साथ बड़े महाराज जी द्वारा प्रदर्शित नाराजगी और हुजूर साहिब के प्रति उनके क्रोध की तीव्रता बढ़ती गई। वे हुजूर साहिब को खुलेआम सबके सामने डांटने लगे और यहाँ तक कि सत्संग की सभाओं में भी उन पर क्रोध बरसाने पर हिचकिचाहट नहीं दिखाई। प्यारी साध संगत जियो, चाहे हुजूर साहिब गलत थे या नहीं, वे खुद को बड़े महाराज जी के क्रोध का निशाना बनते हुए पाते थे। कभी कभी बड़े महाराज जी का क्रोध इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाता था कि यह सब को एक अनकहा और शक्तिशाली संदेश प्रेषित करता था। हुजूर साहिब जी को बड़े महाराज जी की सभी मुसीबतों और चिंताओं के लिए जिम्मेदार माना जाने लगा, जो हुजूर साहिब के लिए एक भारी और भावनात्मक रूप से पीड़ा प्रदान करने वाला बोझ था। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब भरम के भंवर में खोए हुए अपनी वास्तविकता को मुश्किल से समझ पा रहे थे। कल्पना कीजिए, एक समय अपने गुरु की गौरवमयी प्रतिष्ठा होना और फिर एकदम से कष्टदायक शिष्य की भूमिका में गिरना। जब भी बड़े महाराज जी को क्रोध बरसता, हुजूर साहिब उन्हें गहरे अफसोस के साथ शांति से स्वीकार करते। उनका सिर दुख में झुका और आंखें शर्म में नीची रहती थी। बड़े महाराज जी के कड़वे शब्दों और डांट से भी अधिक उनके घृणा और क्रोध से भरी नज़रें हुजूर साहिब जी के हृदय को गहराई से आहत करती थी और उन्हें भीतर ही भीतर टूटने का एहसास करा रही थी। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी के लिए यह कठिन समय कुछ ऐसे लोगों के लिए सुनहरा अवसर बन गया जिन्होंने उनके प्रति ईर्ष्या और दुर्भावना संजोई थी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी द्वारा हुजूर साहिब जी के प्रति प्रदर्शित क्रोध को देखते हुए उन्होंने बड़े महाराज जी के कानों में फुसफुसाना शुरू कर दिया। उन्होंने हुजूर साहिब जी को लालची, अहंकारी, स्वार्थी आदि के रूप में चित्रित करने का खूब प्रयास किया। प्यारी साध संगत जियो, पर सबसे निराशाजनक बात यह थी कि इस अवधि के दौरान ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद बड़े महाराज जी ने इन विचारों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका रवैया हुजूर साहिब जी के प्रति क्रोध से पूरी तरह अवमानना की ओर बदलता जा रहा था। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने जल्द ही हुजूर साहिब जी की परीक्षा को इस हद तक तेज कर दिया कि यह प्रतीत होने लगा मानो उन्हें हुजूर साहिब जी के प्रति घृणा की भावनाएं हों। उनके हर क्रोध की फटकार और कठोर शब्द हुजूर साहिब जी के हृदय में एक हथौड़े की तरह प्रहार करते हुए उसे परत दर परत छेदते हुए महसूस होते थे। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी का क्रोध इस सीमा तक चरम पर पहुंच गया कि एक दिन उन्होंने अचानक बिना किसी कारण सबके सामने हुजूर साहिब जी को डांटते हुए यह घोषणा की, या तो वे आश्रम में रहेंगे या हुजूर साहिब, लेकिन दोनों नहीं। प्यारी साध संगत जियो, अपने गुरु के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनने के बाद हुजूर साहिब जी को लगा मानो उनकी पूरी जिंदगी की कमाई एक पल में खो गई हो। एक और वे अपने पूरे परिवार से विदाई का सामना कर रहे थे जिन्हें उनसे बहुत दूर जाना था। दूसरी ओर उनके प्रिय गुरु ने उनकी उपस्थिति से घृणा करना शुरू कर दिया था। अपने जीवन में पहली बार हुजूर साहिब जी ने अनुभव किया कि जैसे उन्होंने सब कुछ खो दिया है और वे इस विशाल संसार में एकदम अकेले खड़े हैं। फिर भी हुजूर साहिब जी ने अपने हृदय में प्रेम की ज्योति को बुझने नहीं दिया। उन्होंने अपनी एकांतता में सांत्वना पाई और अपने द्वारा लिखी गई प्रेम से ओतप्रोत रचनाओं से प्रेरणा और बल प्राप्त किया। उनकी यह संरचनाएं उन्हें अतीत के सुंदर दिनों की मार्मिक यादें दिलाती थी। उनके दुख के समय में
आशा की किरण प्रदान करती थी। प्यारी साध संगत जीओ, बड़े महाराज जी ने उन्हें ऐसी भीषण अग्नि में झोंक दिया था जिसमें केवल वही बच सकता था जिसने प्रेम की चादर ओढ़ रखी हो, अन्यथा उनकी जगह अगर कोई और होता तो उन भावनाओं की अग्नि में जलकर हमेशा के लिए बिखर जाता। प्यारी साध संगत जीओ, कुछ समय बाद हुजूर साहिब जी के सभी आधिकारिक औपचारिकताएं और कागजात पूरे हो गए और उनकी टिकट की बुकिंग का समय आ गया। उन्होंने बड़े महाराज जी के पास जाकर इस विषय में उनका आशीर्वाद और अनुमति मांगी। हुजूर साहिब जी ने बड़े महाराज जी को सूचित किया कि वे कनाडा के लिए सभी के टिकट व्यवस्थित कर रहे हैं। वे परिवार के साथ जाकर उनकी सफल बसावट सुनिश्चित करने के लिए वहां रहेंगे और फिर कुछ दिन बाद वापिस आ जाएंगे। प्यारी साध संगत जीओ, बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब जी के अनुरोध को उनकी तरफ देखे बिना ही चुपचाप सुना और एक उदासीन और संक्षिप्त स्वर में उत्तर दिया, जहाँ जाना है जाओ, जहाँ रहना है रहो। प्यारी साध संगत जीओ, हुजूर साहिब जी के जीवन के इतने महत्वपूर्ण निर्णय पर बड़े महाराज जी की इतनी उदासीन प्रतिक्रिया तुरंत ही उनकी आंखों में आंसू ले आई। उनकी आंखें भर आई और मन सुन्न हो गया और उनका कंठ एक और लफ्ज बोलने की शक्ति खो बैठा। प्यारी साध संगत जीओ, बड़े महाराज जी के इस रूखे व्यवहार ने हुजूर साहिब जी को यह दुखदाई एहसास दिलाया कि उनकी उपस्थिति अब बड़े महाराज जी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। हृदय विदीर्ण हुजूर साहिब ने आश्रम से जाने की शक्ति जुटाई। वे घर की ओर चल दिए। शोक से भारी उनके कदम और उनकी आंखों से बहते अनवरत आंसू एक धारा का निर्माण कर रहे थे जो उनके घर पहुंचने तक लगातार बहती रही। प्यारी साध संगत जीओ, अब हुजूर साहिब जी ने खुद को भावनाओं के भंवर में पाया। उनके मन ने उन्हें क्रोध, पश्चाताप, अपराध बोध और रोष से भरे एक तूफान से जूझने के लिए अकेला छोड़ दिया था। इन जज्बातों की कोलाहट में उन्हें केवल इतना पता था कि उनके भीतर एक गहरा घाव हो गया है जिसकी वजह से उनकी आंखें अनवरत आंसू बहा रही थी, मानो उनकी आत्मा की पीड़ा को बाहर निकाल रही हों। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें दंडित क्यों किया जा रहा था, जबकि उन्होंने न तो कोई गलती की थी और न ही कभी अपने गुरु के खिलाफ कोई विचार रखा था। प्यारी साध संगत जीओ, पूर्ण निराशा की स्थिति में हुजूर साहिब ने अपने और परिवार की टिकट बुक करने की प्रक्रिया आरंभ की, लेकिन अपने लिए वापसी की टिकट बुक नहीं कराई क्योंकि उस समय गर्मियों का मौसम था और उन्हें स्कूल से 1 महीने की छुट्टियां मिली हुई थी। वापसी यात्रा न बुक करने का एक कारण उनकी अनिश्चितता भी थी। उन्हें अब यह नहीं पता था कि आगे क्या करना है, क्योंकि वापिस आकर उनके पास ना तो किसी अपने का साथ था और उनके प्रिय गुरु जिनके साथ वे अपना संपूर्ण जीवन बिताने की आशा करते थे, अब उनकी उपस्थिति को सहन नहीं कर पा रहे थे। प्यारी साध संगत जीओ, इन सभी भारी विचारों के बावजूद अपनी उड़ान के दिन हुजूर साहिब जी ने बड़े महाराज जी से मिलने का दृढ़ निश्चय किया। हुजूर साहिब जी ने उस पतली उम्मीद की डोर को थाम रखा था कि इस विदाई के अवसर पर बड़े महाराज जी पिछले 2 महीनों से जारी अपने लगातार क्रोध को एक तरफ रख देंगे। उनके हृदय में एक उम्मीद थी कि उनके वियोग के विचार से बड़े महाराज जी नरम हो जाएंगे, जिससे वे उनकी अनजाने में की गई गलतियों को क्षमा कर देंगे। प्यारी साध संगत जीओ, वे एक ऐसे क्षण की कल्पना और तलाश में थे जिसमें बड़े महाराज जी उन्हें खुली बाहों में समेटकर उनके रिश्तों की गर्मजोशी को पुनः स्थापित करने का
अवसर देंगे और जहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। प्यारी साध संगत जियो, भारी हृदय और एक अनजान डर के साथ वे बड़े महाराज जी के पास पहुँचे। हुजूर साहिब जी को यह नहीं पता था कि बड़े महाराज जी की प्रतिक्रिया क्या होगी। उस पल में उन्हें अपने गुरु के प्रेम और सहायता की बेहद ज़रूरत थी ताकि वे अपने परिवार को दूर ले जाने के भारी निर्णय का सामना कर सकें। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी के समीप आने पर बड़े महाराज जी भावहीन और अप्रतिसादित बैठे रहे। अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे हुजूर साहिब जी ने झुककर अपने गुरु के चरणों में सिर रख दिया। अश्रुपूरित नेत्रों और रोंदे हुए गले से वह कांपती आवाज़ में बोले, महाराज जी, मैं आज रात बच्चों के साथ जा रहा हूँ। कृपया इस दौरान मुझसे हुई किसी भी गलती को क्षमा करें। मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इन बच्चों को छोड़ के आ सकूँ और लौटकर फिर से आपके चरणों में समर्पित हो जाऊं। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी की दिल से निकली इस प्रार्थना के बाद एक पूर्ण शांति ने उस स्थान को घेर लिया। हुजूर साहिब अपने गुरु के चरणों में झुके हुए कुछ अंतहीन पलों तक प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें यह उम्मीद थी कि उन्हें अब किसी भी वक्त बड़े महाराज जी के हाथों को उनके सिर पर गर्म स्पर्श महसूस होने वाला है, जो कि उनकी क्षमा और स्वीकृति का संकेत होगा। प्यारी साध संगत जियो, तथापि बड़े महाराज जी की प्रतिक्रिया से हुजूर साहिब जी का दिल घबरा गया। बड़े महाराज जी अपने सिंहासन से उठे और बिना एक शब्द बोले और बिना एक अंतिम नज़र डाले हुजूर साहिब जी को वहीं एकांत में छोड़कर अपने कमरे में चले गए। इस करते ने हुजूर साहिब जी को गहरे सदमे और निराशा की स्थिति में छोड़ दिया, जिससे उनकी मुलाकात एक आकस्मिक और दुखद समापन हो गया। प्यारी साध संगत जियो, जैसे ही बड़े महाराज जी ने उस महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें अकेला छोड़ दिया, हुजूर साहिब जी को ऐसा लगा जैसे उनके भीतर बिजली आ गिरी हो, जिससे उनका दिल दो हिस्सों में बट गया हो। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके भीतर कोई विशाल चीज़ अचानक डूबकर गायब हो गई हो। उनके हृदय की गहराइयों में कुछ ऐसी विपत्ति का आभास हो रहा था जैसे गर्मी की ऋतु में हिमयुक्त सागरों में विशालकाय ग्लेशियर एकाएक भंजित होकर समुद्र की गहराइयों में समा जाते हैं। एक गहरा और अपूरणीय नुकसान। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, जिसने उन्हें अपने चारों ओर की दुनिया से अनजान कर दिया। उनके आसपास के लोग, यहाँ तक कि आश्रम भी उनकी नज़रों से ओझल हो गया। गहन भावनाओं के वजन तले दबे वे तेजी से दौड़ पड़े। बेहताशा रोते हुए आश्रम की पहली मंजिल से नीचे उतरे और आश्रम के द्वार से बाहर निकल गए। प्यारी साध संगत जियो, उन्होंने पीछे मुड़कर एक अंतिम दृष्टि डालने का भी प्रयास नहीं किया। उनका हृदय गहरे शोक और विरह की भावनाओं से भरा हुआ था। प्यारी साध संगत जियो, चंद्रमा के सबसे करीब अपनी खुशी में टिमटिमाने वाला एक तारा रात की गहराई में एक अन्य मार्ग पर चुपचाप निकल पड़ा और आकाश में बस एक सुनसान अंधेरी जगह छोड़ गया। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब उस दिन भाई नरेश जी और माता जी के साथ कनाडा के लिए उड़ान भर गए और अपने पीछे अनेक यादें और भावनाएं छोड़ गए। गुरु के साथ बिताए गए 2 दशकों की मधुर स्मृतियाँ, प्रेम और उनका अमूल्य सानिध्य जो उनकी पहचान और जीवन की नींव था। प्यारी साध संगत जियो, कनाडा पहुंचकर पूरा परिवार बड़े बेटे राजेश के साथ
एकजुट हुआ, जो पहले से ही पिछले 2 वर्षों से कनाडा में रह रहे थे और अब वहीं काम कर रहे थे। प्यारी साध संगत जियो, कनाडा पहुंचने पर हुजूर साहेब खोए खोए से रहने लगे। भले ही वे शारीरिक रूप से परिवार के साथ थे, लेकिन उनका मन लगातार आश्रम की यादों में खोया रहता था, जो उन्हें एक साथ खुशी और असीम दुख का अनुभव कराता था। प्यारी साध संगत जियो, उनके हृदय की गहराइयों में यह बात अच्छी तरह से बसी थी कि उनका सच्चा स्थान बड़े महाराज जी के पास उस आश्रम में ही था। परंतु उनका मन विचलित और भ्रमित बार बार उन्हें इस कटु सत्य की याद दिलाता कि अब उनकी उपस्थिति वहाँ आवश्यक नहीं थी, जिससे उनके हृदय में एक गहरी वेदना का संचार होता था। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी की अकेलेपन की अनुभूति दिन प्रतिदिन अधिक गहरी होती जा रही थी और कुछ समय बाद वहाँ हर घंटा बिताना उनके लिए और भी दुष्कर हो उठा। उन्हें यह महसूस होता था कि मानो वे एक ऐसे स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ रात्रि का कोई अंत नहीं है। आकाश में चमचमाते तारे उन्हें उनके गुरु की स्मृतियों की याद दिलाते थे। ये तारे दूर और अस्पर्श्य थे, लेकिन फिर भी वे उस प्रकाश का संकेत देते थे जो अब उन्होंने खो दिया था। प्यारी साध संगत जियो, इस दौरान 7 समुंदर पार आश्रम का माहौल भी एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा था। जो लोग हुजूर साहिब जी को एक चुनौती या प्रतिस्पर्धी मानते थे, वे उनके विदेश जाने पर आनंदित हो उठे थे। उन्होंने इसे अपनी जीत माना और बड़े महाराज जी के हुजूर साहिब जी के प्रति स्पष्ट असंतोष से उन्हें और अधिक बल मिल गया। प्यारी साध संगत जियो, तथापि यह प्रसन्नता क्षणभंगुर साबित हुई। हुजूर साहिब जी के आश्रम से जाने के कुछ ही समय बाद उन्होंने बड़े महाराज जी के व्यवहार में एक अप्रत्याशित परिवर्तन देखा। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी, जिन्होंने पिछले 2 महीनों से हुजूर साहिब जी के प्रति कठोर आलोचक और एक अस्वीकार्य गुरु का रूप धारण किया था, अचानक एक मातृत्वपूर्ण छवि में परिवर्तित हो गए, जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु से बिछुड़ गई हो। शाम होते होते आश्रम के प्रत्येक निवासी को यह अनुभव हो गया कि बड़े महाराज जी ने जानबूझकर हुजूर साहिब जी को भावनात्मक रूप से चुनौती देने हेतु कठोर अनुशासक की भूमिका अपनाई थी। प्यारी साध संगत जियो, वे अपने स्वाभाविक रूप में लौट आए थे और हुजूर साहिब जी से एक पल की भी विरह सहन नहीं कर पा रहे थे। प्यारी साध संगत जियो, वे अपने प्रिय शिष्य की याद में पहले की भांति व्याकुल हो उठते और हुजूर साहिब जी के कमरे के बाहर चिंतित भावों से टहलते रहते थे। उनकी उत्कंठा अब पूर्व से कहीं अधिक तीव्र हो गई थी। आश्रम के निवासी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब जी को इतनी कठिनाइयों में क्यों रखा था, परंतु बड़े महाराज जी के व्यवहार से यह साफ हो गया था कि हुजूर साहिब जितना अपने गुरु को याद करते थे, कहीं उससे अधिक उन्हें बड़े महाराज जी भी याद कर रहे थे। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी का अचानक परिवर्तन अत्यंत मार्मिक था। आश्रम के प्रति उनकी रुचि लगभग समाप्त हो गई थी और उनकी नम आँखों में हुजूर साहिब जी के नाम की पुकार थी। प्यारी साध संगत जियो, वे हमेशा अब अपने प्रिय गुरुमुख के दर्शन की लालसा से भरी रहने लगी। वे एक गहन वैराग्य की स्थिति में चले गए थे, जहां उन्हें न तो भोजन करने की इच्छा थी और न ही अपने नियमित दैनिक क्रियाकलापों में भाग लेने का मन था। उन्हें अक्सर या तो अपने कमरे के बंद दीवारों के पीछे
या हुजूर साहिब जी के कमरे के बाहर बिना किसी उद्देश्य से टहलते हुए देखा जा सकता था। प्यारी साध संगत जियो, जैसे जैसे दिन बीतते गए बड़े महाराज जी की अरुचि की स्थिति और भी गहरी होती गई। उनके व्यवहार में दर्द और वियोग की छाया स्पष्ट थी। हुजूर साहिब जी के पास कम से कम अपने गुरु के प्रति अपनी तड़प का एक कारण था, परंतु बड़े महाराज जी ने स्वयं अपने हृदय के सबसे प्यारे टुकड़े को अपने आप से दूर कर लिया था। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी द्वारा हुजूर साहिब जी की इस कठोर परीक्षा लेने के पीछे का सही कारण आज भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है, जिसे कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि हुजूर साहिब खुद भी नहीं। फिर भी पीछे मुड़कर देखा जाए तो बड़े महाराज जी के हुजूर साहिब जी की अनुपस्थिति के समय के व्यवहार पर मनन करने से यह आभास होता है कि उनका दोहरा उद्देश्य रहा होगा। सबसे पहले वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि क्या हुजूर साहिब जी में वह अटल संकल्प और आंतरिक शक्ति है जिससे वे बड़े महाराज जी द्वारा पिछले 19 वर्षों में उनके लिए सोचे गए महत्वपूर्ण भूमिका और जीवन के चरण में स्वेच्छा से प्रवेश कर सके। दूसरा उनका उद्देश्य था कि हुजूर साहिब जी अपने नियत पथ का स्वयं पहचाने और उसे अपनाएं। यह परीक्षा हुजूर साहिब जी के संकल्प को परखने और निर्माण करने की एक कसौटी थी, जो अंततः उन्होंने आगे आने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार कर रही थी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी के लिए उनके सबसे अनुपम रतन, गौरव के स्रोत और उनके मुकुट की शोभा हुजूर साहिब जी थे। बड़े महाराज जी को यह पूरा विश्वास था कि उनकी विरासत का सच्चा वारिस हुजूर साहिब ही है। उनका हुजूर साहिब जी के प्रति अपार प्रेम था। वे यह भी अच्छी तरह से समझते थे कि जिस प्रतिष्ठित स्थान पर वे प्रतिदिन आसीन होते थे, उस स्थान पर बैठने के लिए किसी भी व्यक्ति को कितने अगणित त्याग और कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि हुजूर साहिब न केवल इस भूमिका को निभाने में सक्षम थे, बल्कि वे इसमें अत्यंत उत्कृष्ट भी थे। प्यारी साध संगत जियो, परंतु प्रेम से प्रेरित होकर वे हुजूर साहिब जी पर इस विशाल जिम्मेदारी को थोपना नहीं चाहते थे। ठीक उसी तरह जैसे एक पिता अपने बच्चे पर भारी अपेक्षाओं का बोझ डालने में हिचकिचाता है। बड़े महाराज जी की मनसा थी कि यदि हुजूर साहिब जी की खुशियाँ उनके परिवार और प्रियजनों के साथ जुड़ी हों तो उनकी कोई भी इच्छा अपूर्ण न रहे। हुजूर साहिब जी को उनके जीवन के मार्ग का निर्णय स्वयं करने का उचित अवसर देने के लिए जब हुजूर साहिब जी ने अपने परिवार को दूर देश में बसाने का निर्णय लिया तो बड़े महाराज जी ने उनसे दूरी बना ली। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने उनके मन से त्वरित रूप से अपनी छवि को मिटा दिया और ऐसा माहौल बना दिया जहां हुजूर साहिब जी पर उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह या भावनात्मक बंधन नहीं रहे। प्यारी साध संगत जियो, इस अनोखी गुरु शिष्य प्रेम कहानी में यह वह ऐतिहासिक क्षण था जब दोनों ही एक दूसरे की खुशियों को प्राथमिकता देने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। एक तरफ हुजूर साहिब जी जो अपने परिवार को 7 समुंदर के पार छोड़कर जा रहे थे ताकि वे अपना पूरा जीवन और समय अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर सकें। दूसरी ओर बड़े महाराज जी थे जिन्होंने अपने 2 दशकों के अथक परिश्रम और शिष्य की सावधानी पूर्वक देखभाल, उनकी तराश खुरास, उन्हें अपना सानिध्य, ज्ञान और आशीर्वाद देने के बाद उसे अपनी विरासत के भार से मुक्त कर दिया। एक चिंता मुक्त गृहस्थ
जीवन शुरू करने का अवसर देना चाहते थे, भले ही इससे उनकी जीवन भर की उत्तराधिकारी की खोज दांव पर लग जाए। प्यारी साध संगत जियो, बहरहाल बड़े महाराज जी की आंखें अपने गुरमुख हुजूर साहिब जी के दर्शन के लिए तरस रही थी। ठीक उसी तरह जैसे सूखा रेगिस्तान बारिश की बूंदों के लिए तरसता है, हर दिन पिछले दिन से अधिक शुष्क और बेचैन। हजारों मील की दूरी पर अलग अलग खड़े दोनों अपने दिलों के दर्द के साथ अकेले थे, मानो जैसे उन दोनों के हृदय को बर्फ में लपेट दिया हो। पर हर धड़कन उन्हें उनके साथ बिताए गए गर्मजोशी भरे पलों की याद दिला रही थी। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी के आश्रम से निकलने के कुछ ही दिनों बाद लगभग 5 से 6 दिनों के भीतर बड़े महाराज जी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें यह विश्वास होने लगा था कि शायद हुजूर साहिब जी उनसे नाराज होकर हमेशा के लिए चले गए हैं और वापस आश्रम में कभी नहीं लौटेंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्वयं के उत्थान में रुचि खो दी। चिंतित सेवादार और भक्तों ने उन्हें ठीक करने के लिए अनेक उपचार और दवाइयाँ आजमाई, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी की स्वास्थ्य की गिरती स्थिति को देखते हुए भिवानी के निवासी और बड़े महाराज जी के एक अत्यंत समर्पित शिष्य माधव प्रसाद जी गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने देखा कि किसी भी दी गई दवाई का बड़े महाराज जी पर कोई असर नहीं हो रहा था और उनमें जल्दी ठीक होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। इन सभी हालातों से परेशान होकर उन्होंने कनाडा में हुजूर साहिब जी से बात करने का फैसला किया। उस समय विदेश में टेलीफोन सेवा के लिए पहले शहर में एसटीडी बूथ पर जाकर बुकिंग करानी पड़ती थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कॉल की सुविधा घर के लैंडलाइन में आम नहीं हुई थी। उन्होंने भिवानी शहर जाकर नंद शेरा जी के घर फ़ोन किया और उन्हें बताया कि वह हुजूर साहिब जी से बात करना चाहते हैं। प्यारी साध संगत जियो, नंद शेरा जी जो हुजूर साहिब जी के घर के निकट रहते थे, उनके पास गए और उन्हें सूचित किया कि भिवानी से उनके लिए एक फ़ोन आया है। हुजूर साहिब फ़ोन की ओर बड़े उत्साह से दौड़ते हुए गए। फ़ोन पर पहुंचकर जब उन्होंने रिसीवर उठाया तो उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। माधव प्रसाद जी ने फ़ोन पर सबसे पहले हुजूर साहिब और उनके परिवार का कुशल मंगल पूछा। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी ने बिना किसी विलंब के उन्हें सभी जानकारी दी और फिर उस पर्सन को पूछा जिसके लिए उनका हृदय बेचैनी से धड़क रहा था और जिसे जानने की उनकी तीव्र इच्छा थी। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी ने माधव प्रसाद जी से पूछा, आश्रम में सब कैसा चल रहा है? महाराज जी कैसे हैं? क्या वे मुझे याद कर रहे थे? प्यारी साध संगत जियो, इस पर माधव प्रसाद जी ने उन्हें जवाब दिया, आपके जाने के बाद बड़े महाराज जी बीमार पड़ गए थे, अभी भी बुखार है। प्यारी साध संगत जियो, यह सुनकर अब हुजूर साहिब जी की व्याकुलता 7वें आसमान पर पहुंच गई और उन्होंने हड़बड़ाते हुए पूछा, इतने दिनों से बुखार चल रहा है, महाराज जी को दवाई नहीं दी क्या? प्यारी साध संगत जियो, माधव प्रसाद जी ने इसका जवाब दिया, बिना आपके हाथों से दवाई लिए क्या वो कभी ठीक हुए हैं? माधव प्रसाद जी के उत्तर को सुनकर हुजूर साहिब जी के हृदय में बड़े महाराज जी के प्रति जमा हुई गहरी भावनाएं और उमड़ते जज्बात एकाएक छलक पड़े, मानो वर्षों से बंधे भावनात्मक बांध एक पल में टूट गए हों। उनके अंतर्मन को इस खबर ने गहराई से आहत किया और वे अपने भीतर के अपराध बोध से पूरी तरह आच्छादित हो गए। प्यारी साध संगत जियो,
उन्होंने फ़ोन काट दिया और वहीं बैठकर अश्रुपूरित नेत्रों से रो पड़े। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी को अचानक भावुक होते देखकर नंद शेरा जी ने पूछा कि वे इतने व्यथित क्यों दिखाई दे रहे हैं। हुजूर साहिब जी ने आतुरता से उन्हें कहा, मुझे तुरंत आश्रम लौटने की ज़रूरत है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे तुरंत अपने आश्रम वापस जाना होगा। नंद शेरा जी ने हुजूर साहिब जी की बेचैनी को स्पष्ट रूप से महसूस किया, जो कुछ उसी तरह थी जैसे पानी से बाहर निकली मछली सांस के लिए छटपटाती है। हुजूर साहिब आंखों में आंसू लिए एक दृढ़ निश्चयी बालक की भांति बार बार उनसे एक ही अनुरोध कर रहे थे, मुझे महाराज जी के पास जाना है। प्यारी साध संगत जियो, नंद शेरा जी ने हुजूर साहिब जी को शांत करने का प्रयास किया और उनसे पूरी बात जानने की कोशिश की। हुजूर साहिब जी की चिंता सुनकर उन्होंने हुजूर साहिब जी से शांत और विवेकपूर्ण तरीके से बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी बेचैनी अनावश्यक है। उन्होंने समझाया कि गर्मी के मौसम के कारण बड़े महाराज जी को ठीक होने में अधिक समय लग रहा है। बड़े महाराज जी ने हाल ही में दवा लेना शुरू किया है और कुछ समय बाद वे ठीक हो जाएंगे। नंद शेरा जी ने यह भी जोर दिया कि जब तक हुजूर साहिब भारत पहुंचेंगे तब तक महाराज जी संभवतः ठीक हो चुके होंगे। प्यारी साध संगत जियो, इसलिए उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी जिद छोड़ दें और अपने परिवार के साथ कुछ समय बताएं। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं हुआ। प्यारी साध संगत जियो, उन्होंने नंद शेरा जी से बड़ी मासूमियत और दिल से एक निवेदन किया। उन्होंने तुरंत भारत लौटने के लिए उनकी वापसी का टिकट का इंतजाम करने का अनुरोध किया। 2 दिन तक नंद शेरा जी ने हुजूर साहिब जी को समझाने की कोशिश की और उन्हें उनके फैसले के परिणामों को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन हुजूर साहिब जी की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती गई। अंततः कनाडा पहुंचने के मात्र 10 से 12 दिनों के भीतर उन्होंने नंद शेरा जी की सहायता से भारत लौटने के लिए टिकट की व्यवस्था कर ली और बिना किसी को सूचित किए प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब भारत लौट आए और उन्होंने तुरंत दिल्ली हवाई अड्डे से आश्रम में फ़ोन करके अपने आगमन की सूचना देनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने फ़ोन किया तो उन्हें बताया गया कि बड़े महाराज जी आश्रम में नहीं हैं और वे स्वयं दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक प्रेमी के घर सत्संग करने गए हुए हैं। यह समाचार सुनकर हुजूर साहिब जी का हृदय खुशी से भर गया, क्योंकि अब वे कुछ ही मिनटों बाद अपने गुरु के चरणों में होंगे। प्यारी साध संगत जियो, दूसरी ओर बड़े महाराज जी नांगलोई में एक शिष्य के निमंत्रण पर आश्रम के अन्य सेवादारों के साथ उनके घर में विराजमान थे। यह हुजूर साहिब जी की अनुपस्थिति में वर्षों बाद ऐसा पहला अवसर था जब बड़े महाराज जी अपने मास्टर के बिना किसी के घर सत्संग के लिए आए थे। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी अपने विचारों में डूबे हुए चुपचाप संगत के सामने बैठे हुए थे और संगत में बैठे प्रेमी बारी बारी से एक एक करके शब्द गा रहे थे। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी आमतौर पर अपने मास्टर द्वारा गाए गए शब्दों पर सत्संग किया करते थे और उनकी अनुपस्थिति में संगत में यह होड़ लग गई कि कौन ऐसी अनूठी और रूहानी बाणी गाकर सुनाए जिससे बड़े महाराज जी प्रभावित होकर सत्संग करें। इस कोशिश में लगभग 4 से 5 भाइयों ने विभिन्न शब्द गाए, परंतु बड़े महाराज जी चुपचाप और उदासीन भाव से सब सुनते रहे। हर कोई अपने अपने तरीके से उच्च प्रेम से भरपूर बाणियाँ
प्रस्तुत कर रहा था, परंतु कोई भी हुजूर साहिब जी की तरह नहीं था जो बड़े महाराज जी के मन, विचार और भावनाओं का विश्लेषण कर ऐसा शब्द प्रस्तुत करें जिससे उनके मन में अपने रूहानी खजाने से एक सतुपदेश साझा करने की इच्छा जागृत हो। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी इस विचार में डूबे हुए थे कि यदि आज हुजूर साहिब मौजूद होते तो इतने सारे शब्द गाने की आवश्यकता ही नहीं होती। प्यारी साध संगत जियो, वे इसी सोच में लीन थे कि तभी उनकी नज़र संगत के पीछे मौजूद दरवाजे पर पड़ी, जहां हुजूर साहिब जी की अनुकृति जैसा कोई खड़ा था। अपने मास्टर की इस अनुकृति को देखकर बड़े महाराज जी के चेहरे पर कई दिनों बाद बिना किसी ख्याल के एक सहज मुस्कुराहट खिल उठी। उन्हें अपनी कल्पनाओं पर हंसी आई, यह सोचते हुए कि अब तक तो वे अकेले रातों में अपने मास्टर की आवाज़ सुनने के भ्रम में रहते थे और अब उनका मन उनके सामने उनकी छवि भी प्रकट कर रहा था। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने अपने मन के भ्रम को दूर करने के लिए अपनी आँखों को हल्के से बंद किया और फिर उनको दोबारा खोला। प्यारी साध संगत जियो, परंतु अब उनके मास्टर की छवि और भी निकट और स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अपने ख्यालों से बाहर आकर बड़े महाराज जी तुरंत सतर्क होकर बैठ गए और गौर से सामने की ओर देखने लगे। जब उन्होंने उस शख्सियत का चेहरा देखा जिसे वे अब तक केवल अपनी कल्पना समझ रहे थे, तो पाया कि उनके मास्टर की वही परिचित प्रेमपूर्ण आँखों में खुशी के चमकते आंसू थे। प्यारी साध संगत जियो, वे आँखें, वह चेहरा और वह आकृति सभी वास्तविक थी। उस क्षण उनके सामने उनके मास्टर का अवतरित होना अकल्पनीय प्रतीत होता था, किंतु यही अकाट्य सत्य था। और जैसे ही इस सत्य की अनुभूति हुई, बड़े महाराज जी के हृदय ने अपार हर्ष से उनको संदेश दिया, मेरा मास्टर वापस आ गया है। हुजूर साहिब वापस लौट आए थे। प्यारी साध संगत जियो, उनके मास्टर का यूं अचानक सामने आ जाना उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक जगा गया। उनके हृदय में भावनाओं का एक सागर उमड़ पड़ा। यह दृश्य एक उज्जवल सुबह जैसा था जिसने उनके जीवन की सबसे लंबी अंधेरी रात को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया। प्यारी साध संगत जियो, उनका हृदय गहरी विरह वेदना और एकांत के भंवर से निकलकर एक नई उम्मीद और प्रेम की बगिया में परिवर्तित हो उठा। उनके मास्टर की यह अप्रत्याशित और दीप्तिमान वापसी मानो एक सपने को सच्चाई का रूप दे रही थी, जिसने पूरे वातावरण को अवर्णनीय खुशियों के संगीत में भर दिया। प्यारी साध संगत जियो, उस पल में हर वो पल जो दोनों ने अलग अलग बिताया था पिघल कर गायब हो गया। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी की आंखें जो कभी प्रतीक्षा की थकान से भारी हो गई थी, अब हजारों तारों की चमक से दमक रही थी। दूसरी तरफ हुजूर साहिब जी की मुस्कान में लंबे समय से चली आ रही असहनीय प्रतीक्षा की यात्रा का मधुर और सुकून भरा अंत झलक रहा था। इस पल से ठीक 15 दिन पहले बड़े महाराज जी को आश्रम में छोड़कर उनके मास्टर गए थे, पर जो लौटे थे वो कंवर साहिब जी थे। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब अब वो बन चुके थे जो बड़े महाराज जी उन्हें बनाना चाहते थे। प्यारी साध संगत जियो, यह परीक्षा बड़े महाराज जी के लिए नहीं बल्कि विश्व के समक्ष एक दृष्टांत के रूप में अभिप्रायित थी। बड़े महाराज जी का लक्ष्य ऐसे निर्विवाद प्रमाण प्रस्तुत करना था जो हुजूर साहिब जी के विरोधियों को हमेशा के लिए मौन करा दे। उनका इरादा यह प्रदर्शित करना था कि उनके उत्तराधिकारी का पद हुजूर साहिब को केवल विरासत में नहीं मिला था, बल्कि
वह उनके कर्तव्य निष्ठा और समर्पण से अर्जित किया गया था। प्यारी साध संगत जियो, उनका उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि हुजूर साहेब उनके लिए जीवन के सारे विलासिता को त्याग कर सकते थे, चाहे फिर वो एक स्थापित और समर्थ जीवन शैली क्यों ना हो, जो कि विश्व के अग्रणी देशों में से एक में थी। प्यारी साध संगत जियो, यह एक ऐसी उपलब्धि थी जो 90 के दशक में एक ग्रामीण व्यक्ति के लिए अकल्पनीय थी। बड़े महाराज जी यह दर्शाना चाहते थे कि यह बंधन व्यक्तिगत लाभ की चाह से नहीं, बल्कि गहरे प्रेम और अनेक त्यागों से निर्मित था। प्यारी साध संगत जियो, यह हुजूर साहेब जी द्वारा बड़े महाराज जी के लिए अपने परिवार का त्याग करने का दूसरा अवसर था। इससे पहले 19 वर्ष पूर्व वे अपना घर, परिवार और बच्चों की हंसी को छोड़कर अपनी इच्छा से बड़े महाराज जी के पास आ गए थे। उस समय बड़े महाराज जी ने उन्हें गुरुमुख की महत्वपूर्ण भूमिका का किरदार सौंपा था, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके लिए हुजूर साहेब जी का इस धरा पर आगमन हुआ था। प्यारी साध संगत जियो, उनकी इस लीला का उद्देश्य हरियाणा की बंजर भूमि में गुरु सेवा की अवधारणा को स्थापित करना और उसे प्रोत्साहित करना था। एक सेवक के रूप में अत्यधिक मानक निर्धारित करना, अद्वितीय समर्पण दर्शाना और गुरु सेवा के हर छोटे बड़े पहलू पर एक व्यापक विश्वकोश की रचना करना था। प्यारी साध संगत जियो, गुरुमुख की भूमिका में हर पहलू और जिम्मेदारी में सिद्धहस्त होने के बाद बड़े महाराज जी अब हुजूर साहिब जी को एक नई भूमिका सौंपने के लिए तैयार थे। अब वक्त आ गया था कि हुजूर साहिब जी के द्वारा राधा स्वामी मत की अनमोल विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। प्यारी साध संगत जियो, इसलिए जब दूसरी बार हुजूर साहिब जी ने अपने परिवार का स्नेह और अपने पूर्ण संसार को त्याग कर अपने जीवन को अपने गुरु के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लिया, तो बड़े महाराज जी समझ गए कि अब समय आ गया है इस जग को आधुनिक भारत के सबसे महानतम और परिश्रमी संत की अद्भुत कहानी से परिचित कराने का। राधा स्वामी।